हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 9, ठीक है, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और जाकर उन लिंक्स पे क्लिक करें और पार्ट वाइज करके इस लेक्चर को देखें। सारे के सारे लेक्चर्स को पार्ट वाइज देखें तो आज का लेक्चर आपको बड़ा ही बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को नहीं समझते हैं तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपके लिए जो पहले जो हमारे 2 लेक्चर्स हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना आज के इस लेक्चर को समझने के लिए, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला तो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि पहला टाइप है इसका यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस और तीसरा है शियर मॉडुलस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ पॉइजंस रेशियो को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी, ठीक है, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। कह सकते हो कि जब भी किसी बॉडी पर अगर हम स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी में, ठीक है, या जब हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग आएगी, उसके शेप में कुछ चेंजिंग आएगी। तो शेप में चेंजिंग आने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हम उस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं समझाता हूँ आपको। आपने हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही इसको बता दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से बस हुक्स लॉ को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। हुक्स लॉ में हमने बताया था कि अगर बहुत ही स्मॉल चेंज आता है तो फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। आपने इसको पढ़ा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसका सेंस क्या हुआ कि जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू कह सकते हो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन मिल गया हमें, ओके। अब क्या कर सकते हो, स्ट्रेन को इधर भेज दो तो मिलेगा आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो लगभग आपने समझ लिया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट होगा, और यही जो कांस्टेंट टर्म होता है इस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, क्लियर हो गया होगा कि इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब देख रहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो हमारा 3 प्रकार का होगा। जैसे सबसे पहला होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इसको हम वाई से, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। हम एक कंसिडरेशन लेते हैं, एक हमने रॉड ले लिया, इस रॉड पे हमने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। इस रॉड का एरिया ए है और हमने इस पर कुछ फोर्स लगाए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका, और हमने इस पर कुछ फोर्स एफ लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं कि इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, ठीक है। अब देखो, इसको इलोंगेट भी कर सकते हो और कंप्रेस भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। अगर आप फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, और यदि फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो इस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर कि यहाँ पे इलोंगेशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ इलोंगेशन हो जाएगा, यानी कि ये रॉड थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट हो जाएगा भाई। मानते हैं कि पहले इसका लेंथ यल था, तो अब इसका लेंथ हो जाएगा यल प्लस डेल्टा यल, ठीक है। तो इसमें इलोंगेशन कितने का है दोस्तों, डेल्टा एल का ना, देख लो डेल्टा एल का इलोंगेशन आया यहाँ पे। तो कह सकते हो हियर, अगर देखा जाए हियर स्ट्रेस बराबर बताइएगा क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, अरे यही तो होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेस। और अगर हम स्ट्रेन की बात करें यहाँ पर, एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू, जरा बताना क्या हो जाएगा जी, स्ट्रेन बराबर होगा, हम जानते हैं चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके लेंथ में चेंजिंग आ रही है और डेल्टा यल की चेंजिंग आ रही है, इसलिए हमने लिखा डेल्टा एल। देखो डेल्टा एल लेंथ बढ़ गया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एंड यहाँ से लिख सकते हो क्या, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होगा, चूंकि जो भी कोई भी मॉडुलस हो, अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं, कोई भी मॉडुलस हो, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कह सकते हो यंग्स मॉडुलस बराबर, ये भी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाते हैं सभी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। क्योंकि जो यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग दर्शाते हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसका रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो इन द केस ऑफ बल्क मॉडुलस जनरली वॉल्यूमेट्रिक कह सकते हो, या बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर इसी को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो हमने लिखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल सकते हो बल्क मॉडुलस बोल सकते हो, ओके। और जो शियर मॉडुलस होगा इसके कंडीशन होगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस बोल सकते हैं भाई, सॉरी इसको बोल सकते हैं हम लोग शियर मॉडुलस बोल सकते हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला भी देखते हैं, पहले कंडीशन में यंग्स मॉडुलस हम यहाँ पे फाइंड करें तो y इज इक्वल टू मिल गया। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने फाइंड किया, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने फाइंड किया है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू आया है फोर्स पर यूनिट एरिया होल डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है जी, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ इंटू एल, ये जो यल है ऊपर चला गया, अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ओके। ये मिल गया आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यंग्स मॉडुलस, वेयर y इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो लगभग समझ गए होंगे बच्चों कि कैसे हम लोग यंग्स मॉडुलस को फाइंड करते हैं। आओ अब देर ना करते हुए देखते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, या फिर हम बल्क मॉडुलस के वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चलो यहाँ पे हमने एक क्यूब ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम स्फीयर भी कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सॉलिड लिया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि हम जो भी सॉलिड लेंगे उस सॉलिड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंगे और उसी सॉलिड के वॉल्यूम को लेंगे, जो भी उसका फार्मूला होता है उसके अनुसार, ठीक है। मान लो इस पर कुछ फोर्स लगाया गया, कुछ फोर्स लगाओगे तो देखोगे कि इसके वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग आ जाएगी, कुछ वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, यानी कह सकते हो कि चारों तरफ का लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे के सारे इलोंगेट हो जाएंगे। ऐसे मान लो हम यहाँ पे इलोंगेशन कर रहे हैं, जो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ओके। तो ऐसे देखोगे कि सभी में क्या आ जाएगा, ऐसे इलोंगेशन आ जाएगा। और यहाँ पर इलोंगेशन होने से क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया भाई, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले इसका वॉल्यूम v था, पहले अंदर वाले का वॉल्यूम क्या है v, और इस बाहर वाले का वॉल्यूम हमने मान लिया v प्लस डेल्टा v है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने वॉल्यूम में चेंजिंग आई है, तो डेल्टा v वॉल्यूम में चेंजिंग आई है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, बल्क मॉडुलस, इसी फार्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं क्या, अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बच्चों आप सभी ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे शियर स्ट्रेस हो, हर कंडीशन में इसका फार्मूला सेम होता है, यानी बी इक्वल्स टू मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसके अलग अलग शेप पे अलग अलग एरिया का वैल्यू होता है, ओके। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या होता है जी, चेंज इन कन्फिग्रेशन, यानी डेल्टा वी चेंजिंग आया था वॉल्यूम में अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो यहाँ से कह सकते हो जो एरिया है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो v है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मिला v इंटू डेल्टा वी, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया, बल्क मॉडुलस मिल गया जी। ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया हमें बल्क मॉडुलस, ओके। आइए अब इसी क्रम में देखते हैं शियर मॉडुलस क्या होता है। शियर मॉडुलस को पहले समझना आप, उसके बाद में मैं इसके फार्मूले को भी डिराइव कराता हूँ। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके एक एंड को, नीचे वाले एंड को हमने फिक्स्ड कर दिया, और ऊपर वाले सरफेस पे हम कुछ ऐसे फोर्स लगाते हैं, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हो, हमने फोर्स एफ लगाया, टेंजेंशियल फोर्स हमने लगाया जी, ठीक है। जब टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो हम जानते हैं कि इसके शेप में कुछ चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पर थीटा एंगल पे चेंजिंग आ गई, यानी कि जो लेंथ यहाँ पर था
वो कुछ ऐसे हो गया, जो लेंथ यहाँ पर था वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि अब ऐसा चेंजिंग सिर्फ एक ही सरफेस में नहीं बल्कि पूरे के पूरे सरफेस में आएगी, ठीक है ना। और जब ऐसा चेंजिंग पूरे सरफेस में आएगा तो कह सकते हो थीटा को चेंजिंग आ रही है। यहाँ पर पूरा लेंथ है एल हमने मान लिया, और इधर जो बढ़ा है हिस्सा इसको हमने डेल्टा एल मान लिया, और चूंकि ये क्यूब है तो ये पूरा लेंथ भी कितना होगा, यल होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो तो यही होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन जो शियर स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन, इसका वैल्यू बताइए जी कितना होगा। ये होगा तुम्हारा थीटा के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। कहोगे सर थीटा क्या है, तो थीटा जनरली जितना एंगल में चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग है, ठीक है। और अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, इफ थीटा इज वेरी लेस, अच्छा कहोगे कि सर थीटा स्मॉल कैसे कह दिया आपने, कंसिडरेशन कैसे ले लिया कि थीटा बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि हुक्स लॉ आप पढ़ते ही हैं स्मॉल चेंजेस के लिए। जब बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन में हुक्स लॉ अप्लाई होता है, जब ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो कह सकते हो कि हियर थीटा कैन बी राइट, ये tan थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और tan थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा एल अपॉन बेस क्या होगा एल, ठीक है ना। तो कह सकते हो इस थीटा की वैल्यू हम tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख लिया डेल्टा एल अपॉन एल। नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जरा ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, यानी ईटा इज इक्वल टू मिल जाएगा तुम्हें स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कितना है जी, थीटा है, तो यहाँ पे लिख लिया, पहले थीटा लिखा, और ईटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, और थीटा के जगह पर जब थीटा का वैल्यू रखोगे तो नीचे मिलेगा आपको डेल्टा एल और ऊपर चला जाएगा एल, तो ये मिल गया आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। या फिर कह सकते हो मॉडुलस, शियर मॉडुलस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर, और हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे पॉइजन्स रेशियो को, ठीक है। तब तक हम इसे इरेज करेंगे वीडियो को पॉज करके, और आप भी इसे नोट कर लो। नाउ हम अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो कि पॉइजन्स रेशियो। तो आइए देखते हैं पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स, सॉरी यहाँ पे डबल एस होगा, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो समझते हैं पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पहले ये समझ लो। इसको समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर एक रॉड है, इस रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन सपोज कर लो ए दिया हुआ है, या फिर हमने माना कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इसका डी है, एंड इसका लेंथ कितना है एल, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगाया जी, हमने क्या किया, ऐसे नीचे की तरफ फोर्स एफ लगा दिया। तो जब हम नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगाएंगे तो आप जानते हैं कि इसका सबसे पहला तो लेंथ चेंज होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, यानी इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। आपने देखा भी होगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा अपने एवरीडे लाइफ में कि अगर मतलब कोई रॉड है, इस रॉड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा, यानी कि हम देख रहे हैं इसका एरिया ए था, ठीक है। इसका लेंथ हमने देखा कि थोड़ा लेंथ बढ़ा, यानी डेल्टा एल लेंथ में चेंजिंग आई, लेकिन इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कुछ कम हो गया, यानी कि डी माइनस डेल्टा डी हो गया। इसका डायमीटर डी था तो ये कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा डी हो गया, यानी कह सकते हो डायमीटर में कितनी चेंजिंग आई है, माइनस डी डेल्टा डी की ठीक है ना। इसके डायमीटर में माइनस डेल्टा डी की चेंजिंग आ गई, और साथ ही साथ इसके लेंथ में डेल्टा एल की चेंजिंग आ गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन भी होगा। लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या है कि इसके थिकनेस में जो स्ट्रेन आ रही है, इसके थिकनेस में भी एक स्ट्रेन आ रही है, और दूसरी जो स्ट्रेन आ रही है इसके कह सकते हो लंबाई में, उसमें देखा जाए तो वहाँ पर भी एक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर दो स्ट्रेन हुआ, एक जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, यानी कि जब इसके लेंथ के कंपेरिजन में देखेंगे तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और जब इसके थिकनेस के कंपेरिजन में देखेंगे तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रेन होगा जी, वहाँ पर लेटरल स्ट्रेन होगा। तो लिखोगे हियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। आप सभी ने पढ़ा इस चीज़ को, डेल्टा एल लेंथ एंड चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, ओके। एंड लेटरल स्ट्रेन बराबर देखिएगा क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन बराबर मिलेगा हमें माइनस डेल्टा डी अपॉन डी,
ठीक है, ये क्या मिल गया जी, लेटरल स्ट्रेन मिल गया। नाउ पॉइजन्स रेशियो देखो क्या कहता है, पॉइजन्स रेशियो, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ सिग्मा बराबर हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, इस फार्मूले से क्या क्लियर हो रहा है कि जो पॉइजन्स रेशियो है इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लेटरल स्ट्रेन है इसकी वैल्यू आई है माइनस डेल्टा डी अपॉन डी होल डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल को हमने ऊपर भेज देना है और डी को नीचे, तो कह सकते हो कि हमें मिल जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू, इसको देखो हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, और यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉइजन्स रेशियो। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और इस टॉपिक के बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे हम अगले वीडियो में। सो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक है। देखो सपोज कर लो कि कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी उसके शेप में यदि कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी के अंदर कह सकते हो कि कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। हमें उसी एनर्जी को फाइंड करना है कि उसके एनर्जी को हम किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपके समझने के लिए बता देता हूँ कि सपोज कर लो कि यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ या ऐसा कोई रॉड दिया हुआ, इस रॉड का लेंथ यदि हमने माना L है, इस पर हमने कितना फोर्स लगाया, हमने F फोर्स लगाया, ठीक है। और इसमें कुछ इलोंगेशन हो गया है, इसमें क्या हो गया, कुछ इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन होने का सेंस क्या है कि यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई है, ओके, यहाँ पे लंबाई कुछ बढ़ गई है, यानी अब इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा एल, ओके। यहाँ पे लेंथ कितना मिल गया जी, L प्लस डेल्टा एल मिल गया। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हम फाइंड करें टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो टोटल फोर्स लगेगा F/2। कहोगे सर टोटल नेट फोर्स F/2 कैसे होगा, ये चीज़ समझाता हूँ आपको। हमने फोर्स F लगाया था, और हम जानते हैं कि ये बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है। कभी भी किसी बॉडी के शेप को अगर आप चेंज करेंगे तो बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है अपने पहले वाले शेप को रिगेन करने के लिए, ठीक है। तो हमने जो फोर्स F लगाया है, और इसके कह सकते हो इसके लेंथ में परमानेंट चेंजिंग हो गई है। परमानेंट चेंजिंग होने का मतलब क्या है कि इसने रीस्टोरिंग फोर्स जो लगाया था उसका इफेक्ट जीरो है, ठीक है ना। तो जब इफेक्ट जीरो होगा तो नेट फोर्स कितना, तो दोनों का एवरेज वैल्यू निकालो। इसने जो है 0 फोर्स लगाया, 0 न्यूटन, और हमने F न्यूटन फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। इसका जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ऐसे कह सकते हो हियर F नेट विल बी इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि कह सकते हो कि पहला फोर्स जो कि हमने लगाया वो F है, और यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो लगा जो कि 0 न्यूटन है, इसलिए हमने लिखा 0, तो यहाँ पे मिलेगा F/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, नेट फोर्स कितना आएगा जी, F/2 आएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान से देखो। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि सिर्फ डेल्टा एल का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो पार्टिकल यहाँ पर था वो पार्टिकल अब यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इसमें कह सकते हो कि कुछ जो डेल्टा एल की जो है कुछ चेंजिंग आ गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, इसमें डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, डेल्टा एल हो जाएगा। आपने वर्क डन पढ़ा होगा, वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम होता, आप सभी ने पढ़ चुका है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम वर्क डन फाइंड करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट जब यहाँ पे कुछ फोर्स है और हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करा है, तो कह सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों एक साथ आएंगे मीन्स वहाँ पे वर्क होगा,
ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा ये देखते हैं। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क डन बराबर मिल जाएगा, फोर्स का वैल्यू कितना है F/2, देखिएगा इधर फोर्स की वैल्यू कितनी है F/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डेल्टा एल। ओके, अब एक चीज़ और देखते हैं, हम एक काम करते हैं, यल से नीचे भी डिवाइड कर लो, नीचे मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं आनी है। और ए से भी ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आनी है। यानी कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम ए इंटू यल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे लिखें क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इंटू एल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ अपॉन, देखो 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, A इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए इंटू एल। अब देखना जी, AL से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया है और AL से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, मीन्स इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना मिलेगा तुम्हें W इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रेस इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या बन जाएगा जी स्ट्रेन बन जाएगा, कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। और इनटू ये क्या है वॉल्यूम, यहाँ पे हो गया वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है वॉल्यूम कहलाता है, इसलिए हमने लिखा वॉल्यूम। तो हमने सिंपली कहा कि जो वर्क डन का जो फार्मूला आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होगी, तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड बॉडीज, ठीक है। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड बॉडी को हम फाइंड करते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि जब भी किसी बॉडी के शेप को अगर हम चेंज करते हैं और उसमें परमानेंट चेंजिंग आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी डिफॉर्म्ड हो चुकी है, ठीक है। और जब बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी और हमने उसी एनर्जी के वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। एंड इट इज़ द प्रोडक्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम, यानी इन तीनों के प्रोडक्ट के हाफ वैल्यू के बराबर होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उस डिफॉर्म्ड बॉडी में स्टोर होगी, ठीक है। तो यकीनन आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं और इनके टाइप के वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ हमने पॉइजनस रेशियो को भी बताया था। तो इन सारे टॉपिक्स पे अगर देखा जाए तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूं आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, और साथ ही साथ बीएससी के भी लेक्चर्स को मैं इसमें अपलोड करता हूं। तो जो भी आपके बड़े भाई बहन हो या फिर छोटे भाई बहन हो उनसे भी बोलें और अपने रिलेटिव से बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे, जय हिंद दोस्तों।